हमारे सनशाइन सेक्टर यानी कि सोलर सेक्टर से एक और कंपनी आ रही है लिस्टिंग के लिए, जिसका नाम है आपके सामने फिजियामा सोलर्स। आप ऐसे काफ़ी सारे लोग यूटीएल सोलर्स को भी जानते होंगे, वही कंपनी है, मतलब यूटीएल इसका ही पार्ट है। डिटेल में चर्चा करेंगे इस कंपनी के बारे में, हम जानेंगे इसका बिजनेस, इसका फाइनेंशियल ग्रोथ, इसके बिजनेस का फ्यूचर ग्रोथ, इसके केपीआई, इसके साथ ही आईपीओ कैसा है, इन्वेस्टमेंट करने लायक है या इग्नोर करने लायक है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। बता दूं ये आईपीओ 13 नवंबर को ओपन हो रहा है। उसके पहले टेनको क्लीन एयर इंडिया का आईपीओ 12 नवंबर को ओपन हो रहा है। इसका डिटेल रिव्यू कर दिया है, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। एमवी फोटोवोल्टिक 11 नवंबर को ओपन हो रहा है। इसका डिटेल रिव्यू कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देखना। फिजिक्स वाला का भी 11 को ओपन हो चुका होगा जब तक ये वाली वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। इसका डिटेल रिव्यू पहले ही कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में इसकी भी डिटेल। और पाइन लैब्स, आई होप आपको इसका फाइनल डिसीजन वीडियो मिला हो, उससे आपने एक सही डिसीजन बनाया हो। तो इसमें हम करेंगे फिजियामा पावर सिस्टम लिमिटेड का डिटेल रिव्यू, और उसके बाद इसकी जैसी डिटेल सारी फाइनल होगी इसका भी हम डिटेल रिव्यू कर देंगे। तो हम फिजियामा सोलर्स की डिटेल्स को स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको बता दूंगा इसकी हम एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की जाती है वो एजुकेशनल पर्पस से, इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर की जाती है। हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना व्यू, अपना रिस्क क्लियर कर लें। पॉसिबल हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कोई भी निवेश का प्लान करें, ठीक है। वापस आते हैं डिटेल्स को स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। तो इस कंपनी का आईपीओ 13 नवंबर को ओपन हो रहा है, 17 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। बीच में वीकेंड है और जो प्राइस बैंड है वो 228 का प्राइस बैंड है एक ही फेस वैल्यू पे, यानी कि एक्चुअल जो प्राइस बैंड है वो 2280 का है। इसको स्प्लिट कर दिया गया है, एक शेयर का 10 शेयर बनाया गया है, तो फेस वैल्यू 1 हो गया है। इसकी वजह से प्राइस बैंड सस्ता नजर आ रहा है। तो अब सस्ता है या नहीं है वो हम आगे देख लेंगे। जो इशू का साइज है वो 828 करोड़ का है, जिसमें 600 करोड़ का फ्रेश इशू है और ओएफएस है 228 करोड़ का। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव बात है, एक तो साइज छोटा ही है, बहुत बड़ा साइज नहीं है, मिड साइज आईपीओ कह सकते हो। दूसरा फ्रेश इशू ज्यादा है, और इस आईपीओ के साइज में से भी 35% कोटा रखा गया है रिटेलर्स के लिए, 50% क्यूआईबीज के लिए और 15% रखा गया है एनआईआईज के लिए। तो अच्छा खासा अलॉटमेंट भी मिलने का चांस रहेगा। तो हमने इसकी सारी बेसिक डिटेल्स देख ली। अब कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं। तो गाइस ये जो कंपनी है फिजियामा पावर सिस्टम लिमिटेड, ये 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये कंपनी सोलर के प्रोडक्ट्स बनाती है। मतलब सोलर तो बनाती है, साथ में सोलर से रिलेटेड दूसरे जितने प्रोडक्ट हैं, चाहे हम बात करें बैटरी की, चाहे बात करें सोलर इन्वर्टर की, ठीक है, या फिर इसमें भी कई कैटेगरी आती है। एक तो हाइब्रिड आता है, एक ऑन ग्रिड आता है। तो वो सब के सब टाइप के इन्वर्टर, सोलर और बैटरीज मैन्युफैक्चर करती है। इवन इसका हाइब्रिड वाला सिस्टम मैं खुद भी यूज कर रहा हूं, ठीक है। और यहीं पे आप देख सकते हो इनके सारे प्रोडक्ट, ठीक है। उसके साथ ही यूटीएल इनका ही एक दूसरा ब्रांड है, जिससे ये डिस्ट्रीब्यूशन और इंस्टॉलेशन करवाते हैं, और इस वाले ब्रांड के नाम से ये बनाते हैं। तो यहां पे ये कंपनी अलग नहीं है, उसका प्रॉफिट भी इसी कंपनी में आता है। तो जब आप यूटीएल को जानते हो तो समझो फिजियामा सोलर ही यूटीएल है। तो हमने बिजनेस देख लिया, तो बिजनेस बहुत बढ़िया है। इस बिजनेस का प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूं, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर जो आप कमेंट करोगे तो वो जो सोलर सिस्टम है और उसका सारा क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में। लेकिन फ्यूचर में ये एक सनशाइन सेक्टर तो है ही है, फ्यूचर में ये बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो करता हुआ दिख सकता है। ये घरों में भी लगाते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए भी लगाते हैं, छोटे मोटे बिजनेसेस भी लगवाते हैं। मेरे एक जानने वाले ने 55 किलोवाट का सोलर लगवाया है अपने एक बिजनेस के लिए, सेम यूटेल का ही। तो ये हर तरह के काम करते हैं सोलर रिलेटेड, ठीक है। तो बिजनेस वाइज कोई भी शिकायत नहीं है, बिजनेस फ्यूचर में भी बहुत अच्छा है। अब फाइनेंशियल डेटा पे नजर डालते हैं। तो 23 से 25 तक का जो एसेट है, उस एसेट में हमें शानदार जम देने को मिली है, और फिर एक क्वार्टर डेटा है वहां भी हमें अच्छी जम देने को मिली है एसेट में। अगर जो सेम देख लें इनकम में, तो हमें जंप देने को मिली है 665 टू 927 करोड़ का, फिर 1550 यानी 1550 करोड़ का, मतलब नियरली 67% का जंप है 24 और 25 के रेवेन्यू में। और सिर्फ एक क्वार्टर में देखें तो नियरली 600 करोड़ का 597.79 करोड़ का है। तो जो 600 को मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो करीब 2400 करोड़ का ये रेवेन्यू इजिली बना लेंगे। अगर जो ऐसा ही जनरेट करते हैं या इसके आगे थोड़ा बहुत और बढ़ जाता है रेवेन्यू या इनकम, दोनों एक ही बात है, तो ठीक है। तो शानदार तरीके से यहां पे भी हमें
अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है हर साल और क्वार्टरली भी। 0.37 करोड़ का प्रॉफिट था 23 में, फिर 24 में 45 करोड़ का, फिर 156 करोड़ का, और ये जो जंप है नियरली 245% का जंप है 2024 से 25 के बीच में। और अगर जो अभी देखें तो 67.59 करोड़ का है। अगर जो इसको मल्टीप्लाइड बाई 4 करें और यहाँ पे रफली सिर्फ 60 करोड़ का ही एवरेज पकड़ लें तो 240 करोड़ प्लस या 250 करोड़ प्लस का तो प्रॉफिट ये बना ही लेंगे। ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है लेकिन रफली बता रहा हूं। तो इस साल के कंपैरिजन में ये काफी शानदार है, पिछले साल यानी 2025 के कंपैरिजन में तो यहां तक भी मामला बहुत सही नजर आ रहा है। एबिटा भी हमें बढ़ता दिखा है, कंपेयर कर सकते हो आप। नेटवर्थ 464.34 करोड़ का है, रिजर्व सरप्लस 436 करोड़ का। बोरोइंग की यहाँ थोड़ी दिक्कत है और बोरोइंग देखो बढ़ता हुआ दिखा है, तो ये पैसा उठा रहे हैं उससे बोरोइंग को चुका देने वाले हैं। 600 करोड़ जो फ्रेश इशू है उसमें से ये चुका देंगे, तो बोरोइंग जो है वो बहुत ज्यादा नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो उससे भी प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा असर पड़ेगा, मतलब जब इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा और फायदा ज़्यादा होगा। बता दूं यहाँ पे शेयर होल्डिंग भी इनकी काफ़ी बढ़िया है, 100% की लगभग है, 99.67% की शेयर होल्डिंग है इनकी, 87.88% रह जाएगा आईपीओ के बाद भी। तो इनको 3 साल के अंदर अपनी शेयर होल्डिंग को 75% से कम करना रहेगा, तो ये एक नेगेटिव पार्ट भी लेके चल सकते हो। मतलब पॉजिटिव ये है कि 100% पूरा है, बिजनेस खुद ही बिल्ड किया है, कहीं से पैसा नहीं लिया है। नेगेटिव ये है कि इसको 75 करने के लिए बीच में ये बेचेंगे तो शेयर प्राइस पे इंपैक्ट आएगा। ठीक है, ये बताना जरूरी था आपके लिए। तो हमने फाइनेंशियल डेटा तक देख लिया था। वैसे केपीआई देख लेते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। आरओसी आरओई ऑब्वियसली शानदार होगा क्योंकि फाइनेंशियल डेटा बहुत बढ़िया है, 3941 का है। डेट टू रेशियो 0.87 का है, बट ये कम हो जाएगा, 0.5 के अंडर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आरओडब्ल्यू बहुत बढ़िया है। पैट मार्जिन जनरली 5-6 तक हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे 10+ का है, पैट मार्जिन बहुत ही बढ़िया है। अबीटा मार्जिन भी बढ़िया निकल के आ रहा है 16.13 का। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा हायर साइड है, कम होना चाहिए था, बट ठीक है, सारा कुछ ठीक नहीं मिल सकता। और जो मार्केट कैप है 6986.17 करोड़ का है, यानी 6986 करोड़ का। अब यहीं पे अगर जो हम देखें कि कितना गुना ये पैसा मांग रहे हैं, तो इनका जो रिवेन्यू था मैक्सिमम 1550 करोड़ का था, और इसके हिसाब से अगर जो देखें सिमिलर सा प्रोजेक्शन तो 2400 करोड़ आया था। ठीक है, तो उसका ये मतलब है कि ये लगभग अपनी अर्निंग का 4.5 गुना पैसा मांग रहे हैं, जो कि स्लाइटली हायर साइड है अगर जो 1550 करोड़ से देख रहे हैं। बट अगले साल अगर जो ये 2400 करोड़ 2500 करोड़ कर लेते हैं तो ठीक हो जाएगा। लगभग 2400 करोड़ के हिसाब से देखें तो 2.9 गुना मांग रहे हैं पैसा। ठीक है, यानी 3 गुना लगभग मांग रहे हैं, तो ये तो ठीक है। बट करंट प्राइस जो लेके आए हैं उसके हिसाब से, या जो एक क्वार्टर का डेटा आया है उसके हिसाब से स्लाइटली हायर साइड वैल्यूएशन लग रही है। अब पीक हिसाब से देख लेते हैं। फिलहाल प्री आईपीओ का 40 है और पोस्ट आईपीओ का 25.84 का निकल के आ रहा है इनका पी। पीयर कंपैरिजन करने जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे वारी का 49.4 का है, जबकि 20.09 के आरओएनडब्ल्यू पे है, और ये 39.40 के आरएनडब्ल्यू पे, 40 के पी पे। ठीक है, प्री आईपीओ को बता रहा हूं, पोस्ट आईपीओ का तो 25 का निकल के आ रहा है। ठीक है, इससे भी सस्ती है। यहां पे इंसुलेशन एनर्जी की बात करें तो इससे थोड़ा महंगा लग रहा है, अदरवाइज पीक हिसाब से मामला ठीक नजर आ रहा है। और वहां पे जो ग्रोथ प्रोजेक्शन थी 2400 या 2500 करोड़ के हिसाब से, वहां पे भी 2.9 या 2.8x का प्राइसिंग मांग रहे हैं, तो वो भी कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। तो प्राइसिंग ठीक ठाक सी नजर आ रही है, थोड़ा बहुत हायर साइड है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है। तो यहाँ पे चीज़ें क्या समझ आ रही हैं, यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही है, हर चीज़ फेवरेबल है। बट प्राइस अगर जो थोड़ा सा कम रखा गया होता, मतलब अभी ये जो प्राइस है ये 180-90 के आसपास रखा गया होता तो मामला बहुत शानदार हो सकता था। ऊपर से एक ही फेस वैल्यू पे है तो थोड़ी सी समस्या है। तो फिलहाल इस आईपीओ में जो 100% इनका होल्डिंग है वो भी एक रिस्क है, और 100% होल्डिंग से एक और नुकसान ये होता है, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर एंट्री नहीं किया इसमें पहले से। ठीक है, तो जो भी कोई एंट्री करेगा वो एंकर लिस्ट से ही एंट्री करेगा। फिलहाल वारी के कंपैरिजन में सस्ता मिल रहा है, तो हो सकता है बहुत सारे एंकर्स आए, तो अब इसमें एंकर लिस्ट देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। अब एंकर लिस्ट देखने के बाद अगर जो ये हमें सब कुछ सही देखने को मिलता है तो फिर इस आईपीओ में हम जाएंगे, नहीं तो फिर इग्नोर कर सकते हैं। फिलहाल करंट सिचुएशन में आईपीओ को इग्नोर नहीं करना है, आईपीओ को अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। डे 2 या डे 3 पे हम एक बार फिर से डिसीजन लेंगे। फिलहाल अच्छा एंकर लिस्ट चाहिए, अच्छा सब्सक्रिप्शन डेटा चाहिए, आईपीओ में कोई खराबी नहीं है, छोटा मोटा लिस्टिंग ये दे सकता है, बहुत बड़े की उम्मीद ना करें। बट फिलहाल अगर जो बढ़िया एंकर्स नहीं आते, सब्सक्रिप्शन अच्छा नहीं होता, मार्केट थोड़ा भी इधर होता है तो नेगेटिव भी जा सकता है। अब इसका लास्ट में बचा जीएमपी। तो कल मैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ गाइस, कोई भी डिमांड निकलती नहीं दिख रही है, जीरो डिमांड निकलती दिख रही है। मुझे लगता है ग्रो की लिस्टिंग के बाद डिमांड कुछ ना कुछ निकलने लग जाएगी, या जिस दिन ओपन होगा उस दिन। फिलहाल कोई भी डिमांड नहीं है, जब भी निकलेगी आपके साथ हम यहीं
यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर देंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करना दोस्तों के साथ, साथ में कमेंट करके बताना भी। मिलते हैं हम सभी अगली वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ।